प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम इस चैप्टर के बाकी बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है। नीचे कुछ 4 सिचुएशंस दी हुई हैं, जैसे स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। नींबू को हम जब उंगलियों से निचोड़ते हैं तो उस सिचुएशन में फोर्स कौन लगा रहा है और जो ऑब्जेक्ट है नींबू, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसी तरह टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम टूथपेस्ट ट्यूब। सुबह सुबह ब्रश करने के लिए जब हम टूथपेस्ट निकालते हैं ट्यूब से, उस समय पर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है और किस चीज़ से उस पर फोर्स लग रहा है। एक स्प्रिंग है, उसके नीचे एक थोड़ा सा भार सस्पेंड किया हुआ है, कोई लोड यानी भार, सस्पेंड मतलब लटकाया हुआ है, और स्प्रिंग दूसरी तरफ से एक दीवार पर टंगा हुआ है। तो उस समय ऑब्जेक्ट पर फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है और उसकी शेप में, ऑब्जेक्ट की शेप में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। एक एथलीट है, जब वो हाई जंप लेता है तब ऑब्जेक्ट क्या है, आदमी, फोर्स कौन लगा रहा है, वो भी आदमी ही लगा रहा है। तो क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी शेप में कोई चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो इन सब चीज़ों को हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट का जो देखिए आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर जो एजेंट है वो है फिंगर्स, उंगलियाँ, और ऑब्जेक्ट है लेमन। लेमन जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हमारी फिंगर्स एक्ट कर रही हैं, ताकत लगा रही हैं। उससे क्या होगा, नींबू के शेप में चेंज आ जाएगा। ओके। दूसरा, जब हम टूथपेस्ट की ट्यूब को दबाते हैं तो हमारा फोर्स क्या है, उंगलियों से लग रहा है, ठीक है, जिसके कारण उस टूथपेस्ट की ट्यूब से पेस्ट निकलकर बाहर आ रहा है। ओके, तो जो टूथपेस्ट की ट्यूब है उसकी शेप में चेंज आएगा। पहले उसकी शेप कुछ और थी और दबाने के बाद उसकी शेप कुछ और हो जाएगी। इसी तरह से जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में जब हम कोई चीज़ लटकाएंगे नहीं तो स्प्रिंग की शेप वैसी ही रहेगी जैसे होती है। जैसे ही हम स्प्रिंग के एक सिरे पर, एक एंड पर कुछ भार लटका देंगे तो स्प्रिंग नीचे लटकना शुरू हो जाएगा, तो उसकी शेप में चेंज आ जाएगा। पहले जो शेप थी अब वो उससे थोड़ी लेंथ वाइज यानी लंबाई में चेंज हो जाएगी, वो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, तो स्प्रिंग के शेप में चेंज आ जाएगा। चौथा क्या है, जब एक एथलीट जो है वो हाई जंप ले रहा है तो क्या होगा। देखिए, फोर्स जो है वो एथलीट खुद ही प्रोड्यूस करेगा अपनी मसल्स से, और जो चेंज आएगा वो आएगा उसके स्टेट ऑफ मोशन में, उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आएगा। पहले वो दौड़ रहा था, फिर उसने अचानक जंप ली तो उसका जो मोशन होगा, मोशन में चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्लैक स्मिथ मतलब एक लोहार है, वो एक लोहे के पीस को गर्म करके पीट रहा है। पीटने से उसमें क्या होगा, ठीक है, उस पर जो फोर्स लग रहा है उसमें क्या चेंज, जो उस पर फोर्स लग रहा है उससे उसकी शेप पर क्या इफेक्ट होगा। देखिए, द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ आयरन एंड आयरन कैन बी मोल्डेड इन द शेप ऑफ रिक्वायर्ड टूल। फोर्स लगाकर हम उस गर्म लोहे को उस शेप में बदल सकते हैं जिस शेप में हम चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि एक लोहे की रॉड है, उसको हमने खूब गर्म किया, उसके बाद हथौड़े से पीट कर उसकी शेप चेंज कर दी, अब वो शेप कैसी बनेगी जैसा हम चाहते हैं। हम चाहते हैं उसका कोई कुदाल बन जाए, कोई खुरपा बन जाए, तो हम उसको लोहे की रॉड को हम वैसे भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं उससे कोई दराटी बन जाए या कोई सिक्कल बन जाए तो भी हम उसको, उस लोहे की रॉड को गर्म करके उस शेप में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये सारे के सारे काम होंगे किससे, फोर्स से। यहाँ है फोर्स ड्यू टू हैमरिंग, मतलब बार बार लोहे के हथौड़े से पीटने से हम उस लोहे की रॉड की शेप को चेंज कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन आंसर इसका सिर्फ एक शब्द में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्वेश्चन क्या है कि आपने एक बैलून लिया, उसको फुलाया, फुलाकर उसको दीवार के साथ टच करा दिया। अब जो दूसरी साइड है उसकी, उसको आपने रब करना शुरू कर दिया, एक कपड़े से रब करना शुरू कर दिया। आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, 15 से 25 बार, 20-25 बार आप उसको रब करेंगे तो रब करने से क्या होगा, बैलून के अंदर चार्ज क्रिएट हो जाएगा। उस चार्ज के कारण वो दीवार के साथ स्टिक हो जाएगा, क्योंकि दीवार पे चार्ज नहीं है लेकिन बैलून पे चार्ज है। दोनों में चार्ज में ऑपोजिट नेचर आ जाएगा, ठीक है, जिसके कारण अब आपको पता है ऑपोजिट नेचर के जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, तो उस खिंचाव की वजह से, उस अट्रैक्शन की वजह से वो बैलून जो है वो दीवार के साथ चिपक गया है। ओके, अब इसका आंसर यही है, वो चार्ज किस तरह का होता है, वो जो चार्ज है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, वहाँ पर वो बैलून जो है उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से दीवार पर चिपक गया है। आप इसको घर पर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आप एक पानी की बकेट लेकर खड़े हैं जमीन से थोड़ा ऊपर। अब आपको बताना है, जब आप एक पानी की बाल्टी, भरी हुई पानी की बाल्टी लेकर खड़े हैं, उस समय उस बाल्टी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अब आपको पता है, अब अगर आप एक बॉल उछालेंगे तो वो थोड़ी देर बाद नीचे गिर जाएगी। तो वो क्यों गिर रही है, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। उसी तरह आपकी बकेट के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, जो उसको नीचे की ओर खींच रहा है। लेकिन आपके अंदर जो ताकत है, आपके मसल्स के अंदर जो एनर्जी भरी हुई है, वो उस बाल्टी को नीचे जाने से रोक रही है। इसलिए वो बाल्टी ना ऊपर आ रही है ना नीचे जा रही है, ठीक है, वो स्टिल है। स्टिल क्यों है, क्योंकि जो ग्रेविटी का फोर्स है, आपकी मसल्स का फोर्स भी उसके बराबर ही काम कर रहा है, तभी वो बाल्टी एक जगह पर टिकी हुई है। जैसे ही आप थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाएंगे तो आप बाल्टी को ऊपर खींच पाएंगे, और अगर आप थोड़ा सा जोर कम कर देंगे तो बाल्टी आपके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर जाएगी, क्योंकि तब फिर ग्रेविटी का फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ जो फोर्स काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं मस्कुलर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, एक रॉकेट को जमीन से ऊपर छोड़ा गया, तो उस समय उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। देखिए इसका आंसर क्या है, एक तो है ग्रेविटी। यहाँ पर हम अगर ध्यान दें तो पिछले वीडियो में हमने एक बात डिस्कस की थी कि अगर धनुष से तीर को छोड़ा जाए तो उस तीर के ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, एक तो उस पर कर रहा था ग्रेविटी, और दूसरा जो हवा का फ्रिक्शनल फोर्स है वो उस पर एक्ट कर रहा था। इसी तरह से इस रॉकेट के ऊपर भी, अब रॉकेट ज़मीन से छोड़ा जाएगा आसमान में, तो आसमान के ऊपर जो एयर है वो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी और ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। तो ये दो फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ड्रॉपर एक छोटा सा डिवाइस होता है जिससे हम लैबोरेटरीज में यूज़ करते हैं। आपने घरों में भी कभी कभी यूज़ किया होगा। आँखों में डालने वाली दवाई के लिए पहले हम ड्रॉपर का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। छोटे बच्चों को भी जब हम दवाई पिलाते हैं तो ड्रॉपर से पिलाते हैं। अब उस ड्रॉपर में देखिए, इस ड्रॉपर में सेम वही फंडामेंटल का यूज़ हो रहा है जो हम पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम कोल्ड ड्रिंक पानी से कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं स्ट्रॉ से, एक पाइप से, तो किस तरह से पानी उस हमारे मुंह के अंदर आता है। तो वहाँ पर जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है वो हो रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कॉज क्या है, कारण क्या है, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ भी हमने एक ड्रॉपर लिया, उसको पानी में डाला और ऊपर से उसका जो टॉप का जो पोर्शन है उसको दबा दिया, तो उसके अंदर की जो हवा थी वो निकल गई। पहले उसके अंदर पानी नहीं घुस रहा था,
लेकिन जैसे ही हमने ड्रॉपर को ऊपर से दबाया तो उसके अंदर की हवा निकल गई। अब उसके अंदर हवा का प्रेशर कम हो गया और जैसे ही हमने उस ऊपर दबाए हुए हिस्से को छोड़ दिया तो पानी उसके अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया था और उसके बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो गया था। तो बाहर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था उसने पानी को अंदर की तरफ धकेल दिया। इस तरह से ड्रॉपर में पानी भर गया। ओके, तो इसके पीछे जो आंसर आएगा वो आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका आंसर डी होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप ज़रूर मेरे से पूछिएगा। कल हम एक छोटा सा क्लास टेस्ट रखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।